A very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's discuss the important article in the news today. So I have choose few important articles for you. Let's start the day with the analysis. So this is the very important article. It's highlighting the news that should not EVs and hybrid be treated equally for government subsidy. EV here stand for electronic vehicles, and there are hybrid vehicle as well. So I will make you understand कि what is EV and what are the hybrid vehicles. और सवाल क्या पूछा गया है, ऑथर ने क्या पूछा है यहाँ पे कि ईवी और हाइब्रिड्स को क्या गवर्नमेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने इन अ फेज मैनर हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर जो सब्सिडी है उसको ग्रेजुअली कट किया है। तो दिस इज व्हाट इन द आर्टिकल इज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। तो इंडिया जो है करंटली इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब हम व्हीकल मार्केट की बात करेंगे, दुनिया में फिफ्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है भारत। ठीक है, और इसके पास पोटेंशियल है, जैसे जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है और थोड़ा परचेजिंग पावर भी बढ़ता जा रहा है लोगों का। सो वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द टॉप थ्री सून, है ना। टॉप थ्री के अंदर हम आ जाएंगे। एक हमारा पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो कहता है कि हमें क्या है, ईवीज की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कहता बेसिकली उस पेरिस क्लाइमेट, कोई भी जो चीजें हैं क्लाइमेट के ऊपर, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें कार्बन इमिशन को कट करना है ना। जो भी कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं इस अर्थ पे, उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। टेम्परेचर देखो भी कितना ज्यादा हीट अप होने लगा है ना। तो कह रहे हैं क्या कि बेसिकली क्या करना है, वी हैव एन एम टू कट कार्बन इमिशन टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। सो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए, ताकि हम कार्बन इमिशन को कट करने के लिए हम क्या है, ईवी जो व्हीकल्स है इसकी तरफ शिफ्ट करें, है ना। अपना रिलायंस थोड़ा इस तरफ लेके आए। ग्रेजुअली हमें शिफ्ट करना होगा टू अ टू अ क्लीनर सोर्सेज। तो क्या है, ये व्हीकल दैट रन एंटायरली और मोस्टली ऑन इलेक्ट्रिकल्स, ऐसे व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, मतलब जिसमें बेसिकली पावर सोर्स सिर्फ एक ही होता है ना, बैटरी जिसको कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि उनमें से या तो नहीं या बिल्कुल ना की मात्रा में फॉसिल फ्यूल रिलीज होता है। सो दे हैव फ्यूअर मूविंग कंपोनेंट दैट नीड टू बी मेंटेन्ड एंड मिनिमल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दीज आर द बेनिफिट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, इसके बाद इसमें एक ही सोर्स लगता है बैटरी, जिसको चार्ज करना है, पर वो लेके भी एक इशू यही है, सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक, कि हमारे यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है जितना नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, तो कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हैं। दूसरा क्या है कि इसको मेंटेन करना काफी आसान है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है इसके अंदर। तो इंडिया नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन एंड शिफ्ट टुवर्ड ईवी इज अ पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। तो बेसिकली ईवी मैंने बताया आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, गवर्नमेंट ना एक स्कीम लेके आती है जिस स्कीम को कहते हैं हम फेम स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस इस स्कीम में। ये स्कीम आज नहीं आया, 2015 में आया, पर ग्रेजुअली फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट इसको आगे लेके जा रही है। तो फेम स्कीम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, फुल फॉर्म जानना। क्या है फुल फॉर्म इसका, या एब्रीविएशन जो भी है, इट्स एन फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। मतलब फास्टर एडॉप्शन मतलब हमें फास्ट इसको एडॉप्ट करना है, किसको, हमें किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। सो इनका मैन्युफैक्चर करना है पहले, और उसको हमें फास्टर एडॉप्ट करना है ना, ताकि हमारा जो रिलायंट है ऐसे सोर्सेस पे जिससे काफी इमिशन रिलीज होता है, उसे हम कट करें। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल आया ना हिंदू में, इस आर्टिकल का भी यही कहना है कि अ, जो इंडिया के अंदर जो इमिशन हो रहा है ना, कार्बन इमिशन, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट ट्रांसपोर्टिंग ही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे क्लीनर सोर्सेज की तरफ ले जाए, ये इस आर्टिकल का मेन मकसद है। कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से काफी ज्यादा इमिशन हो रहा है, तो हमें इमिशन को कट करना चाहिए। और दूसरा एक वो इम्पोर्टेंट चीज क्या कह रहे हैं, कि क्या गवर्नमेंट को जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी मिल रहा है, सिमिलरली क्या हमें हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी देना चाहिए, है ना। जो गवर्नमेंट धीरे धीरे फेज मैनर में उसको कम करती जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला क्या था हमारे पास, कि फेम स्कीम क्या है। फेम क्या है, इट्स अ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया।
इलेक्ट्रिक क्या, इलेक्ट्रिक जिसमें सिर्फ एक सोर्स है, क्या, बैटरी। हाइब्रिड व्हीकल मतलब हाइब्रिड यानी टू सोर्सेज है इसमें, ठीक है, इसमें तो एक बैटरी भी हो सकता है अलोंग विथ इट, एक और कोई कंबशन इंजन के लिए दो चीजें हो सकती हैं। बाकी मैं आपको भी एक टेबुलर फॉर्म में भी मैंने एक पीपीटी बनाया है, तो आई लेट यू नो, एक्सप्लेन करूंगा उसको बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फेम स्कीम है, ठीक है। फेम स्कीम बताया मैंने आपको, कब आया ये, 1 अप्रैल 2015 को ही लागू कर दिया गया इसको। सो इट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 2015। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वो विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और कौन सी मिनिस्ट्रीज को केटर कर रही है स्कीम को, तो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री मेंशन है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सो पहला क्या है, फेम स्कीम। फेम स्कीम क्या है, कब आया, फेम स्कीम इज फास्टर एडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। एंड देन ये स्कीम कब आया हमारे पास, सिंस 1 अप्रैल 2015। डेट एग्जैक्टली याद नहीं करना, ईयर थोड़ा बहुत ध्यान में रहे, 2015। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। एक भारत का एक अम्ब्रेला मिशन है। अम्ब्रेला मिशन होता है बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होता है, और उस मिशन के अंदर एक एक की मिशन होता है, जैसे सब अम्ब्रेला मिशन यानी जितने जितने छोटी छोटी सब स्कीम होंगी वो इसका पार्ट होगी। तो जो अम्ब्रेला मिशन है वो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी, कह रही थी कि हमें क्या है, कोल और इन सब सोर्सेज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, हमें उसको कट करके कहाँ पे जाना होगा, हमें थोड़ा पेट्रोल डीजल से शिफ्ट करके ऑल्टरनेट सोर्सेज खोजने होंगे और वहां हमें मूव करना पड़ेगा। और हमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड हाइब्रिड व्हीकल है उसको हम प्रमोट करेंगे, और जो लोग इसको परचेज भी करेंगे, है ना, जैसे जो सिटीजन है, पब्लिक है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ मूव करेंगे, तो हमें उनको बदले में क्या है, इंसेंटिव्स भी देंगे, है ना, कुछ सब्सिडी दे देंगे, है ना, या कुछ कैशबैक रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देंगे, ताकि क्या है, लोग भी इसकी तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला मिशन था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। उसी का पार्ट कौन सा है, फेम इंडिया। फेम इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है। मेन थ्रस्ट क्या था फेम स्कीम का, ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोगों को इनकरेज करें, क्या, हाउ, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है। अब व्हीकल जो है वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, है ना, इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स। तो फेम का फोकस एरिया क्या था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, डिमांड बढ़ाएं हम, है ना, ताकि लोग क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिससे क्या है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। और कौन इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो पहले फेज में हुआ 2015 के अंदर। इनिशियली जब ये स्कीम आई, इसको 2 साल तक के लिए रखा गया था, 2017 तक, लेकिन वापस इसको एक्सटेंड किया गया 2019 तक। और कहा गया जब फेम 2 आएगा, तो 2019 31 मार्च तक फेम 1 था, ठीक है, 2000 कब कब आया, 15 में आया, 2015 से 17 तक था, लेकिन फिर डेडलाइन इसको एक्सटेंड किया गया, फिर ये 2019 तक आ गया, ठीक है। तो फिर 2019 के मार्च तक ये रहा, और उसके बाद फेम 2 स्कीम आ गया। मतलब ग्रेजुअली गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कराना था, क्योंकि एक हैबिट है, धीरे धीरे ही लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको समझेंगे, है ना। अभी बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो ईवी से ईवी वाली जो चीजें है ना, उसके साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक क्या है, कि अगर चार्ज कल को खत्म हो गया, मान लो आपको ट्रैवल करते करते बीच में, तो वहां पे चार्जिंग पॉइंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक, है ना, इशू होगा। हाइब्रिड में ये एक एडवांटेज है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं, बैटरी भी है, और अगर बैटरी नहीं चल रही तो फिर आप क्या है, उसको स्विच कर सकते हो ऑल्टरनेट सोर्स में, मान लो फ्यूल पेट्रोल ऐसे है। तो उससे क्या होगा कि उस केस में आप जैसे आपकी गाड़ी रुकी तो आप आगे भी जा सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। फिर गवर्नमेंट फेम 2 लेके आती है 2019 में। ये भी बोलते हैं कि 3 साल के लिए रहेगा, और इसमें 10,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन होता है, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट के वेबसाइट से है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इलेक्ट्रिक से, हैवी इंडस्ट्री से। तो ये क्या कह रहे हैं, अ बिग पुश टुवर्ड पीएम विजन ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर फेम स्कीम। तो ये एक स्लाइड था आपके लिए, है ना। फेम 2 स्कीम आता है, फिर उसके बाद सेम काम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम बढ़ाएं धीरे धीरे। 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का आउटले रहता है इसके अंदर, और 2022 तक के लिए रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली फिर इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कमर्शियल पर्पस के लिए भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है कमर्शियल, यानी कमर्शियल क्या हुआ, एक तो हो गया कि जो हम अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं, एक प्राइवेट व्हीकल है, एक कमर्शियल है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, ऐसी चीजें। तो उस चीज में भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम भी देखो, अब आप देखते होगे बहुत सारे बसेस भी आजकल इलेक्ट्रिक बसेस चला रही है, हर स्टेट में इवेंट चल रहा है। तो गवर्नमेंट का पुश इस तरफ इसलिए ही है
ताकि हमारा रिलायंस कम हो और धीरे धीरे हम जो है इलेक्ट्रिक सेगमेंट की तरफ बढ़े। ठीक है। तो फेम टू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सबसे बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, और कुछ पब्लिक और मतलब पीपीपी मोड में करना चाहती है गवर्नमेंट। पीपीपी क्या होता है? पीपीपी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सरकार कह रही है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही बिल अकेले ना करे, मतलब पब्लिक सेक्टर यानी क्या हुआ? पब्लिक यानी गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब जैसे जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज हैं, तो जिस भी कंपनीज को इसमें क्या है, इसमें थोड़ी महारत हासिल है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको पीपीपी मोड में करना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या करे इसको। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ये जो भी डेडलाइन रखेंगे वो डेडलाइन अचीव कर लेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट सेंटर जो है उसको इन्वेस्ट करेगी चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइवेट प्लेयर को भी इनवाइट करेंगे ताकि इफिशियंसी और डेडलाइन हम मेंटेन कर पाए। और दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज आइंग टू वर्क। ठीक है। अब ईवी, ईवी जो सेगमेंट है, ईवी बैटरीज, जो ईवी में जो बैटरी लगती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, और लिथियम बैटरी जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है। जो पूरी जो गाड़ी है ना ईवी की, उसके अंदर जो 40% कॉस्ट है वो इसी का आता है, और इसके सबसे ज्यादा डोमिनेंस चाइना का है। ठीक है। तो द टू लार्जेस्ट लिथियम बैटरी कंपनी प्रोड्यूस ओवर 55% ऑफ द वर्ल्ड बैटरी। 55% दुनिया में जो ईवी के अंदर जो बैटरी लगती है लिथियम की, सारा का सारा चाइना की दो ही कंपनी बना रही है, सिर्फ सोचो, है ना। तो 55% ऑफ द वर्ल्ड बैटरीज, नॉट इवन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ग्लोबल मार्केट शेयर देखो कितना ज्यादा है चाइना का, इसलिए कहते हैं ना चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। और इसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल हम उसको मेक इन इंडिया के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना के पास बहुत सारे लिथियम माइंस हैं, और हालांकि देखो ऑस्ट्रेलिया जो है ना लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा उस बेसिस पे। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर है, लेकिन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा बेसिकली उसको। तो एक होता है कि आपके पास मिनरल है पर आप मिनरल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया लैग कर रहा है। तभी ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक मेड इन ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम लाया है, और कह रहे हैं कि हमारे पास लिथियम के रिजर्व्स हैं, तो हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे हम भी इसको एक्सपोर्ट करने की डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। काफी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में करते हैं, जितना रिजर्व है उसके हिसाब से काफी कम है। तो जो लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया है। ये तो मैंने बताया क्या कि दो लार्जेस्ट लिथियम बैटरी कंपनी जो बनाती है, जो बैटरी बना रही है, एक तो लिथियम प्रोड्यूसर है ये। लिथियम है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वो लिथियम बैटरीज नहीं बना पा रहे। लेकिन क्या है, चाइना क्या है, लिथियम बैटरी बना रहा है, और जो वर्ल्ड में जितने भी लिथियम की बैटरीज है, उसमें 55% स्टेक चाइना का ही है। ठीक है, मतलब दुनिया में इतना परसेंट वो जो है प्रोड्यूस कर रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना की डोमिनेंस। ठीक है। अब जो ईवी बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं ना, ईवी बैटरी, इसमें दो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि भारत के पास ये नहीं है, है ना। क्या नहीं है? हमारे पास लिथियम के इतने ज्यादा रिजर्व नहीं है। अभी रिसेंटली एक हालांकि कश्मीर में मिला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि हम अपने जो डिमांड है, नेशनल नीड्स को पूरा कर पाए। तो एक ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था हमारे पास, कि हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ईवीएम बैटरी में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं। वो क्रिटिकल मिनरल में एक तो लिथियम है, एक कोबाल्ट है। ठीक है। और ये दोनों का दो, जो दोनों रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये चाइना के पास इसकी डोमिनेंस है, मोनोपोली है चाइना के पास। हमारे पास इसके रिजर्व नहीं है। ठीक है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कुछ समय तक तो हमारी, इवन अभी भी ऑलमोस्ट 100% तक जो पूरी डिपेंडेंसी है वो लिथियम इंपोर्ट पे हम करते हैं। और ज्यादातर ये जो ईवी में भी जो हम लगा रहे हैं ना, इसीलिए कार का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। कहते हैं कि चाइना में जितना इंडिया में एक ईवी का कार हमें मिलता है, ठीक है, जितना उसका कॉस्ट आता है उसके आधा से भी कम कॉस्ट आता है चाइना में। ठीक है। मान लो सपोज इंडिया में कोई ईवी कार की कीमत 10 करोड़, 10 लाख रुपए है, सॉरी नॉट 10 करोड़, 10 लाख रुपीज है। तो चाइना में ये पूरा का पूरा काम 4 से 5 लाख में हो जाए। ठीक है। तो एक इंडिया के पास क्या प्रॉब्लम है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है लिथियम के, वो हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। तो ये इशू हो गया। तो ठीक है। तो यही चीजें हैं। बाकी देखो मैंने बताया कि एक लार्ज लिथियम रिजर्व भी मिला है हमें, कहाँ पे? कश्मीर में, अभी रिसेंटली मिला था 2023 के अंदर। तो हम भी अपने ग्रेजुअली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें भी इंडिया के अंदर कहीं कहीं पे रिजर्व मिले, तो हम क्या है उसका इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट ने एक स्कीम है गवर्नमेंट की, पीएलआई स्कीम उसको कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
कौन सी स्कीम है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम के बारे में आप थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? थोड़ा होमवर्क है आपके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलिसी क्या है, द पीएलआई स्कीम एंड फेम स्कीम हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम फॉर ईवी कार्स इन इंडिया। इन दोनों स्कीम के तहत क्या है, गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप ईवी जो इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करें, बढ़ावा दें। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही है। कुछ कुछ ऐसे सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, उसके अगर आप मटेरियल, उसके लिए जो आप चीजों को बनाओगे तो गवर्नमेंट क्या है, उसके प्रोडक्शन पे आपको कुछ इंसेंटिव देगी। ठीक है, इंसेंटिवाइज करेगी या सब्सिडी दे, इंसेंटिवाइज ही करेगी बेसिकली। इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें लार्जली 14 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। अभी लेटेस्ट जो सेक्टर ऐड हुआ है इसमें ड्रोन है ना? ड्रोन का इस्तेमाल क्यों, अभी देखते हो आप पिछले साल काफी ड्रोन के ऊपर काफी चर्चा रही। एक्चुअली ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन से कहते हैं कि ड्रोन से हम क्रॉप असेसमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी फार्मर जो खेती करता है, अगर वो बेयर फुट यानी ऐसे जब वो घुसता है ना, मतलब खेतों में, तो क्या होता है, उससे भी थोड़ी फर्टिलिटी लॉस होती है और कई बार कीड़े मकोड़ों का भी डर होता है। तो जब ड्रोन लगाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा, ड्रोन ऊपर से इमेज कैप्चर करेगा, इमेज कैप्चर करेगा तो नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ फंगस लगा है, कुछ पेस्ट लगा है। इमेज कैप्चर करने के बाद फिर ड्रोन ही स्प्रे भी कर देगा, है ना? जो पेस्टिसाइड और केमिकल जो भी स्प्रे कर रहे हैं, वो ड्रोन ही स्प्रे स्प्रे कर देगा। तो उससे क्या एडवांटेज है, एक तो फर्टिलिटी लॉस नहीं होगी, दूसरा क्या है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा। कॉस्ट कटिंग तो क्या ही होगा, क्योंकि फार्मर को कितना कॉस्ट लगता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, उससे फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी बनी रहेगी और उससे क्या है, फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी क्रॉप क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली लेटेस्ट एडिशन था पीएलआई स्कीम के अंदर। 14 सेक्टर जो लेटेस्ट ऐड किया गया, दैट इज ड्रोन। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम के बारे में आप पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ कुछ चीजों का, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर उन सेक्टर के ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बदले में आपको इंसेंटिवाइज करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जैसे कि एक टेबल बनाया। हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डिफरेंस है, देखो। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इसका एक ही बैटरी सोर्स होता है, बस सिर्फ इट इज पावर्ड सोली बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी। ठीक है, एक ही पावर सोर्स है क्या, बैटरी। पर इसके अंदर दो चीजें भैया, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर है और दूसरा क्या है, एक कंबशन इंजन है। हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड मतलब डुअल। तो दो चीजों से चलेगा ये, और इसको सिर्फ एक ही सोर्स चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन बैटरी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाती है ना, उसी से कार ड्राइव कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसमें दोनों चीजों पे रिलायंस हमारा, इलेक्ट्रिसिटी है ना, बैटरी तो है ही, एक हाइब्रिड का मतलब दो इंजन है, दो चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, सिर्फ बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में। हाइब्रिड में क्या है, डबल। एक ये वाला, दो डब्बे हैं मान लो, इंजन को चलाने के लिए, कार को ड्राइव करने के लिए। एक वाला जो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तो चार्ज किया तो ठीक है, ये चल रहा है। मान लो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी कमी है हमारे, और हम कहीं निकल गए और चार्जिंग नहीं है, तो गाड़ी हमारी बंद पड़ गई। तो अब हाइब्रिड वाले में एक एडवांटेज क्या है, इसमें दूसरा भी इंजन है इसमें, जिसमें पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। फिर हम स्विच कर लेंगे, इस मोड में लेके आ जाएंगे गाड़ी को, तो क्या होगा फिर, हम आराम से उसको ड्राइव कर सकते हैं। एक ये वाला ड्रॉबैक है अभी यहाँ पे, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जब हमारे यहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए क्या है, पेट्रोल पंप है ना, उस तरीके से क्या है, वैसे ही जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाएगा, तो ये वाला भी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्यूल इफिशियंसी की बात करेंगे तो दे कैन बी ड्रिवन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन सिंगल चार्जेस। एक चार्ज पे थोड़ी दूर, काफी दूर तक ले जा सकते हैं। दे आर जनरली मोर फ्यूल इफिशियंट देन ट्रेडिशनल गैसोलीन, बट नॉट एज इफिशियंट एज ईवी। तो ये कुछ कुछ क्या है इसके अंदर। इमिशंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक वाले में क्या होगा, बहुत ही क्लीनेस्ट सोर्स है। काफी कम इसमें क्या है, कम और इवन जीरो की तरह, जीरो इमिशन होगा जनरली। ठीक है, जीरो इमिशन। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या है, दूसरा वाला भी तो रख रखा है ना, क्या, पेट्रोल और डीजल वाला भी मोड है इसमें। तो उससे तो फॉसिल फ्यूल रिलीज होगा ही, तो उससे इमिशन होगा। तो हालांकि कंपैरेटिवली कम होगा अदर सोर्सेज के, जैसे एक कार है जो पूरी की पूरी पेट्रोल और डीजल पे चल रही है, वो ज्यादा इमिट करेगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें दोनों मोड है। तो हम इलेक्ट्रिक में चलाएंगे, जब हमारा इलेक्ट्रिक वाला डिस्चार्ज हो जाएगा, देन वी कैन स्विच ऑन टू द अदर मोड। ठीक है, रिचार्जिंग की बात करते हैं तो इसको यस प्लग इन करना पड़ता है फॉर रिचार्जिंग के लिए। इसको जनरली इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड वाला है। तो इसको रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी तो इसमें भी है, उसको रिचार्ज करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। लेकिन ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें गैसोलीन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों चीजें हैं। इसको मेंटेन करना आसान है, क्यों आसान है भाई, एक ही कंपोनेंट लगा है इसमें, दो कंपोनेंट है। कंबशन इंजन वाला भी पार्ट है, बैटरी वाला पार्ट है, तो थोड़ा मेंटेन करना इसको कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है।
ये मैंने आपको बताया जैसे भारत ने क्या क्या स्टेप लिए। तो जैसे पहले डिस्कस किया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, कि ऐसी ऐसी चीजों को बढ़ावा देना है। ग्रेजुअली सरकार ने क्या किया, जीएसटी भी रिड्यूस कर दिया। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पहले जीएसटी 12% था, उसको घटा के 5% कर दिया। चार्जर और चार्जिंग स्टेशन के लिए जीएसटी 18% था, उसको भी घटा के 5% कर दिया। तो गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है कि हम ईवी को क्या है प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने ग्रेजुअली जीएसटी कम कर दिया। फिर फेम स्कीम के बारे में मैंने बात की, गवर्नमेंट क्या है फेम स्कीम लेके आती है कि आप क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल की तरफ स्विच करेंगे। 2019 में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इस स्कीम को आगे लेके गए और 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया, ताकि हम अपफ्रंट सब्सिडी दें और ईवी चार्जिंग इंफ्रा बनाएं। तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कराता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का टारगेट क्या है, व्हाट इज द इंडिया इंडिया का टारगेट क्या है? जीरो इमिशन करने का कब तक टारगेट हमने अचीव कर लेंगे? हमने कहा क्या कहा है, हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री कब तक बन जाएंगे? 2070 तक, 2070 तक हम कह रहे हैं कि हम एकदम जीरो जीरो इमिशन पे आ जाएंगे, है ना। कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, है ना। हम एकदम ही गायब कर देंगे, मतलब हम यूज ही नहीं करेंगे फॉसिल फ्यूल का। क्या डेडलाइन है हमारा? 2070। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है 2070, 2070। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गया। एक दूसरा है, देखो एक प्रोटम स्पीकर अभी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, मेहताब साहब हैं, ये उड़ीसा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, कटक से। इज 7 टाइम एमपी, 7 बार 6 बार पहले थे, अभी 7वें बार एमपी बन चुके हैं कटक से ये। तो इनको क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ऑपोजिशन लीडर्स ने काफी रेस किया है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन। क्यों किया गया है? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए एक कन्वेंशन है। पार्लियामेंट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा एक कन्वेंशन है कि जो भी आदमी जो सीनियर मोस्ट लीडर होता है, सीनियर मोस्ट लीडर जो होता है, एक दिन और भी आपको डिस्कस किया था तो वापस बता रहा हूँ। जो सीनियर मोस्ट लीडर होगा कोई भी, उसको हम बनाएंगे क्या, सीनियर मोस्ट लीडर, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एज बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका 7 टर्म है। एक 8 टाइम भी था, एक कांग्रेस के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर है रादर, कोडिकुल सुरेश, सुरेश भाई के लिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने ये कन्वेंशन क्यों तोड़ा है। हालांकि बीजेपी से भी एक नेता थे, वीरेंद्र कुमार शायद नाम है उनका। तो इन ये भी जो है यहाँ पे मेंशन भी किया होगा। हाँ, वीरेंद्र कुमार ही नाम है बीजेपी से। तो ये भी, इनका भी 8वां टर्म था, और सुरेश भाई जो है कांग्रेस के, इनका भी 8वां टर्म था। लेकिन क्या है, जो वीरेंद्र कुमार है वो ऑलरेडी मिनिस्टर है अभी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने ये कन्वेंशन क्यों तोड़ा है। तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। प्रोटेम स्पीकर काफी न्यूज में है, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है भाई? तो देखो, अभी क्या है, नई सरकार बनी है, ठीक है। तो 543 लोग बने भाई, है ना। इनको क्या है, शपथ दिलानी है। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएंगे तब तो सदन चालू होगा, है ना, तब तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चालू होगी। तो कहते हैं कि उनको क्या है, इन लोगों को ओथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है टेम्पोरली, ठीक है। तब तक वो रहता है जब तक कि नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। कभी कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या इस पोस्ट के बारे में? नहीं। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू आता है, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर को। इनके इलेक्शन का डेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और फिर क्या है, ये जो है बाकी जितने भी मेंबर ये जो सिलेक्ट हुए हैं, इनको वोट दिलाते हैं। तो अकेले तो दिला नहीं पाएंगे, तो इनके साथ 3 और लोगों को रखा जाता है, ठीक है। एक तो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो अभी मैंने आपको नाम बताया इनका, है ना, क्या, मेहताब साहब, है ना। अ, भरतुहार भरतुहारी मेहताब, है ना। मेहताब याद रखो आप, इतना ही काम है, क्योंकि आपने तो ऑप्शन टिक करना है ना। तो फिर क्या है भाई, 543 लोगों को शपथ दिलाना है, तो एक आदमी तो दिलाता रह जाएगा फिर, है ना। तो एक तो प्रोटेम स्पीकर हो गया, जो इनको अपॉइंट किया गया। इनके साथ साथ 3 और लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं, और जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उसमें से एक तो ये हो गया, और 3 और लोगों को अपॉइंट किया जाता है। मेन यही है, एक जो प्रोटेम स्पीकर है। 3 लोगों को क्यों? क्योंकि इतने लोगों को वोट दिलाना है भाई। तो एक आदमी तो दिलवा नहीं पाएगा, दिलवाते दिलवाते क्या है, पता लगा कि 1 साल भी चला गया, है ना। तो ऐसे ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया नहीं है इसके बारे में। एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 94। वो क्या कहता है, जो आउटगोइंग स्पीकर है वो ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक कि नया लोकसभा की मीटिंग नहीं हो जाती। तो बेसिकली क्या है, सीट वेकेंट नहीं होना चाहिए। अगर वेकेंट वेकेंट तो होगा ही, क्योंकि मान लो जैसे अभी नया चुनाव हुआ, ठीक है, अभी चुनाव हुआ, तो नए सारे ये जो है जीत के आए मेंबर्स, अब इनको ओथ कौन दिलवाएगा? तो ये प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, ठीक है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। 93 से 99 में इनके बारे में लिखा हुआ है। 93 में बेशक बेसिकली मेंशन्ड है कि
जितने जल्दी हो जाए, एज सून एज दे मे बी, दे हैव टू अपॉइंट द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो उनको ओथ दिलाने का काम कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे। फिर क्या है, जब ये लोग फिर सबको ओथ दिला देंगे तो फिर क्या होगा, एक स्पीकर अपॉइंट कर लेंगे। ऐसा जनरली क्या होता है, स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से रखते हैं और डिप्यूटी स्पीकर, सॉरी, स्पीकर किस पार्टी से होता है? रूलिंग पार्टी से। जिसकी सरकार होती है उसका होता है स्पीकर, और डिप्यूटी स्पीकर किसका होता है? ऑपोजिशन पार्टी से। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये एक क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, एक कन्वेंशन के थ्रू ऐसा कहा गया है कि जनरली जो स्पीकर होते हैं दे आर फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डिप्यूटी स्पीकर आर फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है इनका? ये ओथ दिलाते हैं न्यू एडमिनिस्टर्ड एमपीज को। ठीक है, ऐसा मेंशन्ड है कि आर्टिकल 99 कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो नए एमपी हैं उनको ओथ दिलाना रहता है। इनके बारे में नहीं लिखा। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्रोटेम स्पीकर का? तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी स्पीकर का पोस्ट क्या है, खाली होता है नए लोकसभा से पहले, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ए मेंबर को ऑफ द हाउस एज स्पीकर प्रोटेम। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो दो इंपॉर्टेंट सवाल हुए, कौन अपॉइंट करता है? पहले तो प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इनके बारे में? नहीं, बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू स्पीकर प्रोटेम। इनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट जी दिलवाते हैं राष्ट्रपति भवन में। और तीन और लोगों को भी इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ताकि ये जो वोट टेकिंग प्रोसेस है वो उनकी मदद कर पाए। मैंने बोला ना, एक 1+3, तो वन क्या हुआ? प्रोटेम स्पीकर। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनको भी करते हैं। ठीक है, ये सब लोकसभा के होते हैं। और क्या करते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ताकि ये लोग जो है इनकी असिस्ट कर पाए वोट टेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि काफी कम्बरसम हो जाएगा, डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 543 लोगों को वोट दिला रहे हैं। कन्वेंशन क्या है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, उसको इस रोल के लिए चूज किया जाता है। तो ये हो गया। एक और सवाल, एक और मतलब आर्टिकल में आया था, ओपन एडिटोरियल में है ये, जीएसटी काउंसिल के बारे में है कि इतना टैक्स इस बार गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड हाई ब्रेक किया, 2.1 लाख करोड़ अप्रैल में इस बार गवर्नमेंट को मिला है जीएसटी के थ्रू। तो जीएसटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये कैसी बॉडी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो मतलब इसका क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होगा, कौन सी आर्टिकल में है? 279A। ठीक है, एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको बाद में ऐड किया गया, अभी वो आगे बढ़ेंगे। तो इट हैज बीन स्टैब्लिश, क्यों बनाया गया? टू मेक डिसीजन एंड रिकमेंडेशन टू यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, ये क्या करें? रिकमेंडेशन भेजें, और किस कैसी इश्यूज पे? रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बेसिकली ये बॉडी है। ठीक है, सो इट्स एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, फॉर्मुलेट करने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन है जो जीएसटी सिस्टम को कंट्री में गवर्न कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी बॉडी बनाई गई? जीएसटी काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेक्रेटेरिएट है जीएसटी का, कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो जीएसटी कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 279A। ठीक है, एक संशोधन होता है, यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली पूछा जाता है कि जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया? सो 101, यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके थ्रू क्या है? जीएसटी आया हमारे देश में। ठीक है, इट्स पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कंट्री। और ये इस अमेंडमेंट के बाद एक नया आर्टिकल ऐड किया गया हमारे संविधान में, विच इज 279A। ठीक है, तो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा याद रखेंगे आप? 101st अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2016 में। अब आपके क्या कहते हैं इसमें, बहुत बार जुडिशरी में ये सवाल पूछा गया है। पहले पूछा गया, अब तो ये नहीं पूछा जाएगा कि जीएसटी कब आया। 2017 में डायरेक्टली डेट पूछा गया था। ठीक है, तो देखो 16 में तो ये अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन जो पास हुआ फिर वो उसके बाद एडॉप्शन कब से स्टार्ट हुआ इसका? 17 से। ठीक है, तो अब तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी क्या रेलिवेंट है कि जीएसटी कब आया भाई? 101st अमेंडमेंट एक्ट से आया, और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279A है। ठीक है, विच इम्पावर किसको करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, एक ऑर्डर के थ्रू। Accordingly, President issued the order in 2016 and constituted the Goods and जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये तो काउंसिल की बात कर रहा हूँ। जीएसटी का जो स्टार्ट हुआ वो 2017 से। अब ये कॉम्पोजिशन की बात है कि कौन कौन होगा, तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, बस ये याद रखो आप। चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। ठीक है, बाकी ये वाइस चेयरपर्सन है कि रोटेट होता रहता है, इतना ज्यादा कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, कि जो मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में, वो
क्या होते हैं, फ्रॉम द स्टेट, हर स्टेट से होते हैं, टू चूज वन अमंग्स देमसेल्फ एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, मेंबर कैन डिसाइड देयर टर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। अब जीएसटी कैसा टैक्स है भाई? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत में लगता है ना, भारत की बात कर रहे हैं अपन, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है उस पे लगता है। ठीक है, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। कब आया देखो, इट वाज लॉन्च इन इंडिया इन 2017, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी भी कभी पूछ ले तो है ना, वैसे तो अब लार्जली हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं, 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा आर्टिकल है 279A। ठीक है, और कौन है इसके, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी के बारे में। इट पेड बाय कंज्यूमर एंड इट इज लिमिटेड टू गवर्नमेंट बाय द बिजनेस। आप भी कहीं जाते होगे तो देखते होगे कोई भी आइटम परचेज किया उस पर जीएसटी लगता है। तो बेसिकली जीएसटी तीन तरह का होता है। एक होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कौन लगाता है? सेंटर लगाता है। तो आप कोई भी बिल पे करोगे देखना उसमें लिखा रहता है। एक होता है एसजीएसटी, ये कौन लगाता है? स्टेट लगाता है, ये स्टेट इसको कलेक्ट करता है। तो इट इज टू बी लेविड बाय द स्टेट, यानी स्टेट जीएसटी। एक आईजीएसटी होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इट्स अ टैक्स लेविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक दो वर्ड होता है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, इंट्रा मतलब होता है विद इन, है ना, बोलते हैं इंट्रा विद इन, और इंटर यानी बिटवीन द स्टेट्स। तो इट इज अ टैक्स लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट, यानी बिटवीन स्टेट। जैसे गुड्स मान लो कि क्या है, पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो अब जो भी बॉर्डर आएगा हर हर जगह पे क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि तीन तरह के टैक्सेस हो गए, सीजीएसटी जो सेंटर लेवी करता है, एसजीएसटी जो स्टेट लेवी करता है, और आईजीएसटी क्या है? इट इज अ टैक्स लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल दीज टैक्स आर लेविड एट रेट म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय, ये कौन से रेट पे होता है? जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों एग्री करें। तो और जीएसटी काउंसिल इज द गवर्निंग एंड की डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब बाकी एक बार हम लोग न्यूज़पेपर भी थॉरली देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे रह ना जाए। ठीक है, तो ये एक तमिलनाडु में हुज ट्रेजेडी होता है, मतलब कि काफी दिन से चर्चा में ये है कि अल्कोहल के कंजम्पशन से काफी लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है। तो बेसिकली इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अभी पढ़ेंगे अपन आर्टिकल, क्या प्रॉब्लम है। मिथेनॉल करके पॉइजनिंग, दो अल्कोहल में बेसिकली दो चीज होता है, एक मिथेनॉल भी कहते हैं और एक इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल भी हालांकि, तो डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से किसी भी फॉर्म में आप कितना भी अल्कोहल ले रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन इथेनॉल फिर भी कंपैरेटिवली इतना डैमेजिंग उसका वो नहीं है, कंपैरिजन टू मिथेनॉल। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है, लोकल लेवल पे लोग क्या है, बिना किसी, अब जैसे कोई नॉर्मल आदमी बना रहा है उसको तो कॉम्पोजिशन पता नहीं है, तो वो कैसे भी बना रहा है ना, कैसे भी बना रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसके कंजम्पशन से क्या हो रहा है ग्रेजुअली। देखो मीथेनॉल से उन्होंने बनाया, क्योंकि मीथेनॉल को, मीथेनॉल एज ए केमिकल प्रोसेस, दो चीजें होती है, एक क्या होता है मीथेनॉल और दूसरा क्या होता है इथेनॉल। दो चीज होता है। ठीक है, मीथेनॉल से बनाना जो है वाइन और जो भी ये अल्कोहल है, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस, है ना। उसके लिए काफी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो ये एक तो आसान है। ठीक है, दूसरा क्या है, पर इस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस अगर इसका ज्यादा कंजम्पशन कर लेंगे तो विच इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। वही है, मिथेनॉल पॉइजनिंग की बात की गई है कि कोई लेबलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लोग खुद से बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो ये एक आर्टिकल है, बाकी आगे भी मैं एक और बता, एक ना हमारे आर्टिकल है 47 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस कौन से किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है ना, ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा लिखा गया है कि ये स्टेट का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हर राज्य को अपनी स्टेट में कोई भी पॉलिसी और स्कीम वो बना रहे हैं, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाए। तो 47 जो है डीपीएसपी में, उसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल एंडेवर मतलब स्टेट कोशिश करे, है ना, कोशिश यानी अटेम्प्ट। द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग व्हाट, टू ब्रिंग, स्टेट शैल एंडेवर अबाउट टू ब्रिंग अबाउट व्हाट, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। वही अल्कोहल और ये सब जो है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स,
आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये स्टेट की जिम्मेवारी है, कहते हैं ऐसा कि ये मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है स्टेट की, कोई कोई भी पॉलिसी और स्कीम वो बनाए तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के बनाए, क्योंकि ये क्या है, ये तो वैसे भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, स्टेट शैल इंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, जो भी ऐसे मतलब ड्रिंक और ड्रग्स है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, स्टेट क्या करे, कोशिश करे कि उसको प्रोहिबिट करे, उसका निषेध करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 47 इसके कंटेक्स्ट में ही है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। आर्टिकल से ही तो ड्रॉ करते हैं अपन इन्फ्लुएंस। तो ये चीजें हो गई। बाकी ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज अगेन। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा गया, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं कभी हम। इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून, है ना। इसकी वजह से भारत को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी बहुत काफी मिला है, क्योंकि वी आर द पाइनियर ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। सो 21 जून क्या है, इंटरनेशनल योगा डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे। इंटरनेशनल योगा डे क्या है, यूएन ने भी इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल का मतलब ये है क्या है, यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंटरनेशनल योगा डे को क्या है, यूएन का भी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल चुका है इसका। और इंटरनेशनल योगा डे कब है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो भारत की ही मुहिम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने एक इमेज रखा आपके लिए। और क्या है आर्टिकल हमारे लिए, देखो ये वही वही हैपनिंग्स के ऊपर है कि जो भी लोगों का, जो इसमें जिनकी जान गई है उसको गवर्नमेंट क्या क्या कॉम्पनसेशन देगी और ऑल। ये आर्टिकल हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएस सऊदी एग्रीमेंट जो है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला आर्टिकल मैंने आपको डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, देखो इसी की मैं बात कर रहा था, हाउ डेंजरस इज मीथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, मीथेनॉल पॉइजनिंग मतलब एक परसेंटेज होता है, कहते हैं कि अगर मोर देन क्या है, मोर देन 0.1 ml ऑफ प्योर मिथेनॉल पर केजी अगर आप लोगे, दैट इज वेरी डिवास्टेटिंग। ठीक है, तो एक एक लिमिट सेट किया गया है, इससे ज्यादा अगर कंजम्पशन करेंगे आप, दैट इज वेरी डिवास्टेटिंग। एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन कॉज सेरिब्रल एडिमा, डेथ भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज, ये सब चीजें भी होती हैं। तो बाकी ये लिखा हुआ है कि जो लीकर है वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम उसके अल्कोहल के कंटेंट से, 5% और मोर इन सो इन बियर एंड ऐसा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो दो ही चीजें मैंने जैसे बताया, इथेनॉल और मिथेनॉल। तो मिथेनॉल जो है वो ज्यादा डेंजरस है। डब्ल्यू एच ओ ने क्या बोला, हैज फाउंड दैट नो लेवल ऑफ इट्स कंजम्पशन इज सेफ फॉर आवर हेल्थ। नो लेवल मतलब कोई ये जो लिखा है ना 5% 2%, डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से और वैसे भी इन जनरल, थोड़ा भी लिकर कंज्यूम करना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। लॉन्ग टर्म अगर यूज करेंगे लीड टू डिपेंडेंस, हाइटन द रिस्क ऑफ सम कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। तो यही चीजें हैं। एडवर्स इफेक्ट की वजह से देखा आपने क्या हुआ। एडवर्स इफेक्ट में देखो क्या लिखते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हैंगओवर तो बहुत ही बेसिक है, टू कैंसर तक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एसिटल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, ऐसी चीजों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और बदले में जैसे मैंने आपको आर्टिकल 47 भी बताया, क्या है हमारे आर्टिकल 47, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कहते हैं स्टेट शेल एंडेवर टू व्हाट, द स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ intoxicating drinks and drugs which is injurious to health। और बाकी यही मेंशन है इस आर्टिकल में कि इसका कंजम्पशन करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो ऐसे भी नहीं है ना, आर्टिकल में तो मेंशन क्या ही है, इसमें मेंशन है कि मिथेनॉल का कितने परसेंटेज से ज्यादा लेंगे तो विच इज वेरी हार्मफुल। तो यही सारी चीजें हैं हमारे न्यूज़पेपर में। और देखते हैं व्हाट इज रेलिवेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमने डिस्कस कर लिया प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, कौन सा है हमारा अभी, अभी हमारा चल रहा है 18th लोकसभा। ठीक है, क्या चल रहा है, 18th लोकसभा चल रहा है। इनका भी नाम याद रखिए, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, किरण रिज्जू साहब। किरण रिज्जू कौन है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, एनटीए नीट का भी चल ही रहा है, जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा देन विल डिस्कस दिस। अब मैंने बाकी डिस्कस किया ही आपसे।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर आर्टिकल, ठीक है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी था। काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बस इतना जान लो, कहाँ पे है ये, इन द स्टेट ऑफ असम। यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस काफी मिलते हैं, वन हॉर्न राइनोस, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में है। असम कहाँ पे भाई, गुवाहाटी में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। दिस इज ऑल फ्रॉम द न्यूज आर्टिकल टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सेम है ना, विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन।